नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मुझे पता नहीं था कि आप लोग कॉकरोच की इस तरह की जो धुनाई हो रही है उसको इतना पसंद करते हैं। कल का वीडियो तो पिछले कई महीने में इतना ऊंचाई तक तो कल का वीडियो उससे पहले तो इतनी ऊंचाई तक कोई गया नहीं। जब ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम तो उस समय 1,80,000 लोग देख चुके थे और वो लगातार चल रहा है। अभी भी उसको 500 से 700 दर्शक लगातार देख रहे हैं, नए दर्शक देख रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सीजेपी से जुड़ी हुई जितनी गतिविधियां हैं उन पर हम लोग कम से कम दिन में एक अपडेट तो आपको देते ही रहेंगे। सीधे जुड़ रहे हैं जयपुर से एकलव्य सिंह। तो पहले राजस्थान की बात करेंगे, उसके बाद फिर दिल्ली की भी बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 5 सितंबर को हम इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक एक मार्च निकालेंगे। और मार्च क्यों निकालेंगे? क्योंकि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी है जो 25 जुलाई को हमसे वायदे किए गए थे। तो भाई, अगर मांगे सरकार ने नहीं मांगी आपके हिसाब से, तो फिर दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक आप ये मार्च क्यों कर रहे हैं? फिर तो सरकार के किसी प्रतिष्ठान तक करो, तो समझ में आए कि भाई सरकार से आपकी नाराजगी है। लेकिन ये ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो सीधे जुड़ लेते हैं एकलव्य के साथ और उन्हीं से जानते हैं कि आज का स्टेटस क्या है राजस्थान का। एकलव्य जी, बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन। प्र- प्रणाम सर। आपको चरण स्पर्श करके नमस्कार और आपके दर्शकों को भी बहुत प्रणाम। तो जयपुर और जोधपुर जैसा कोई नया दृश्य तो नहीं उत्पन्न हुआ है आज राजस्थान में? सर हालात ये हैं कि ये तो सारे कॉकरोच, ये जिस दिल्ली की मीटिंग के लिए आप बात कर रहे थे उसका बहाना बना के सारे यहाँ से फुट लिए हैं। यहाँ पे कोई कॉकरोच बना ही नहीं है। जो इनके सारे प्रोग्राम्स जो इनने सो कॉल्ड बुकिंग्स कर रखी थी वो सब कैंसिल हो गए। आपको ध्यान होगा, मैं आपको कल आपसे निवेदन कर रहा था कि वो ये अभिजीत दीप के कह रहा था कि 48 घंटे में जयपुर पहुंचूंगा। मतलब अब तो सर 90 घंटे करीब हो चुके हैं। भाई साहब तो कहीं उनका अता पता कुछ है नहीं। और लोग लेकिन सर यहाँ पे बड़े जोश में हैं और तैयार बैठे हैं लगभग कि अब तो मतलब ऐसा है सर कि लोग ये देख रहे हैं कि ये हमारे यहाँ भी आए तो हम भी एक एग्जाम्पल सेट करें। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्युएंसी में सेट करा गया है एग्जाम्पल और जोधपुर में जो सेट हुआ एग्जाम्पल, तो अन्य जगहों पे भी लोग देख रहे हैं कि भाई ये राजस्थान के गौरव का प्रदर्शन करने का हमें भी अवसर मिले अगर यहाँ पे तलचट्टे आए तो सर मैं एक्चुअली आपके दर्शकों को एक इंटरेस्टिंग बात, थोड़ा सा इसमें एक इनपुट देने का सोच रहा था आज, एक मतलब थोड़ा जी। सा समय लेके। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए इन कॉकरोचों के साथ ये जो हालात हुए वे क्यों हुए, ये सिर्फ एक तो ये कारण था ही सर कि ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके थे। जो इन्होंने जंतर मंतर में किया वो दुनिया ने देखा, सब लोगों ने देखा। और उसके बाद जो झारखंड पे इनका रवैया रहा वो भी लोगों ने देखा। तो इनको एक तो सर पूरी तरह से समझ ही चुके थे लोग। उसके अलावा सर मैं आपको हमारे राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में एक बात बताना चाहूंगा हमारे शिक्षा मंत्री जी के बारे में सर, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग है सर। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम मदन दिलावर है। वो वैसे तो सर जो खटीक जाति होती है ना, एससी कम्युनिटी के हैं सर। तो ये जो कॉकरोचों में तो सर मतलब वैसे तो क्या ही दिमाग होगा, तो अब वो जितना दिमाग जितना भी होगा उतना ही उपयोग कर सकते हैं सर, उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। तो इनको ऐसा लगा सर कि वैसे ही जो है एक एंटी एससी माहौल बना हुआ है और मतलब एंटी रिजर्वेशन माहौल बना हुआ है तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम शिक्षा मंत्री के अगेंस्ट अगर कुछ मोर्चा खोल देंगे तो कुछ हो जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं बताना चाहूंगा सर कि आपके दर्शकों को कि मदन दिलावर चीज क्या है सर। हाँ। मदन दिलावर एक ऐसे शिक्षा मंत्री हैं सर जिन्होंने 1990 में जब कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का सर वहां पे नरसंहार हुआ था,
तो उस समय एक संकल्प लिया था सर कि जब तक आर्टिकल 370 हट नहीं जाएगा तब तक मैं अपने जीवन में कभी बिस्तर पे नहीं सोऊंगा। ये ऐसे व्यक्ति हैं सर। मदन दिवलावर ने सर उसी के आसपास के समय में एक संकल्प और लिया था जब ये बाबरी मस्जिद वगैरह वाला कांड हुआ था। तो उस समय सर मदन दिलावर जी ने एक और संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक मैं जीवन में कभी भी माला नहीं पहनूंगा। और पुराने पॉलिटिशियन हैं सर, 6 बार के एमएलए हैं, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही कोई चलते फिरते उन्होंने ये संकल्प लिए थे। उस समय भी अच्छी पकड़ और मतलब कद था इनका राजस्थान में। अभी 2024 में सर मैं आपको बताऊं कि जब राम मंदिर बन गया था तो उसके बाद इन्होंने एक और संकल्प लिया है सर, जिसको वो फॉलो करते हैं कि जब तक मथुरा में मंदिर नहीं बन जाएगा मैं दिन में एक बार ही खाना खाऊंगा, उससे ज्यादा खाना नहीं खाऊंगा। सर राजस्थान के जो हमारे जैसे एनसीईआरटी की किताबें होती हैं उसी तरह से राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूल्स की भी टेक्स्ट बुक्स होती हैं। उसमें से सर उनने मुगलों का ऐसा सफाया करा है और महाराणा प्रताप का ऐसा गुणगान करा है, मुझे लगता है कि उसको भारत की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनको भी उसको एक एग्जाम्पल मानते हुए उसको अडॉप्ट करना चाहिए। सर इन्होंने, आपने देखा होगा कि ये कॉकरोच वगैरह घूम के कह रहे थे कि अरे ये गाय के तबेले क्यों हैं स्कूल में, गाय ये क्यों दिखाई दे रहा है, वो क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब ये शिक्षा मंत्री बने तो इन्होंने सर गवर्नमेंट स्कूल्स में गौ सेवा के कल्चर को कंपलसरी करा। इन्होंने सर मॉर्निंग असेंबलीज में वंदे मातरम को और साथ में सूर्य नमस्कार मॉर्निंग असेंबलीज में बच्चों के लिए उसको कंपलसरी करा। तो ये तो सर हिंदुत्व की बातें और देश के गौरव की बातें थी, लेकिन एक और मैं बताऊं सर कि अशोक गहलोत के कार्यकाल में जो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था जो चरमराई हुई थी, जिसको ये लोग ठीक करने के लिए निकले थे, लेकिन आपने स्कूल्स में देखा होगा कि वहां पे चार्ट पेपर भी लगे हुए थे, बच्चे यूनिफॉर्म में भी थे और मतलब ये कुछ ऐसा दिखा नहीं सके कि कोई इतनी ज्यादा बुरी स्थिति हो एज सच अंदर से या इंटीरियर्स में। इसका कारण ये है सर कि जब ये शिक्षा मंत्री बने तो इन्होंने एक ऐसा बजट सेट असाइड करा पिछले राजस्थान के बजट में जो आज तक राजस्थान की हिस्ट्री में कभी नहीं किया गया, करीब 12,000 करोड़ सर। क्यों, और मुझे ये बहुत अच्छी तरह से इसलिए पता था और मैंने अभी रीचेक करके आपके दर्शकों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब स्टेट बजट रिप्रेजेंट किया गया था तो मैं टीवी डिबेट्स पे लगातार इसके डिस्कशंस के लिए जाता था, तो मुझे बात पता है सर अच्छे से। इन्होंने सर एक स्कूल में रूल बनाया था, मुझे याद पड़ता है कि जो स्कूल के टीचर्स हैं उस समय बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन फिर फाइनली पेरेंट्स ने बहुत अप्रिशिएट किया कि स्कूल के समय में टीचर्स अपना स्मार्टफोन यूज नहीं करेंगे, वो बच्चों की शिक्षा पे कंसंट्रेट करेंगे, स्कूल में आए लॉकर में अपना फोन डिपॉजिट करें और स्कूल खत्म हो जाए उसके बाद आप अपना करो जो फोन यूज करना है, लेकिन क्लासरूम में आपको अपना स्मार्टफोन यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से सर मैं आपको, हाँ मतलब एक फिगर के नाम पे अगर मैं बताना चाहूं तो सर अभी तो 2.5 वर्ष हुए हैं इनको आए हुए, कोई ज्यादा समय हुआ नहीं इस सरकार को। और लोग राजस्थान सरकार की क्योंकि तुलना करते रहते हैं योगी आदित्यनाथ जी और देवेंद्र फडणवीस जी से, तो यहाँ की सरकार का सर इतना गौरवगान होता नहीं, लेकिन मैं एक फैक्ट बता देता हूँ सर कि जब इन्होंने शिक्षा मंत्री की कुर्सी संभाली तो जो राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल्स की स्टैंडिंग भारत में 13वें नंबर पे थी, आज वो 3रे नंबर पे है सर गवर्नमेंट स्कूल्स में परफॉर्मेंस पे। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जब ये सब किया हुआ था तो इसका भी जनता में एक माहौल होता है सर। ये क्या है कि मतलब ऊपरी परत जो होती है ना उस पे लोग अपनी धारणाएं तो बना लेते हैं, लेकिन जब लोगों ने एक्चुअली धरातल पे होते हुए काम देखा होता है ना तो उनके मन में बहुत कुछ होता है सर, और वो उसी जोश के साथ तैयार थे सर एक्चुअली इन कॉकरोचेस का स्वागत करने के लिए। जो मैंने ये बातें बताई सर, चाहे आप इसको राष्ट्रवाद के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, चाहे इस आदमी के कैरेक्टर के मतलब व्यक्तिगत व्यक्तित्व के हिसाब से ले लो, चरित्र के हिसाब से ले लो, और या फिर जो प्रशासनिक तौर पे इन्होंने जिसे चलो मैं ये कहता हूं कि कोई चमत्कार नहीं कर दिया, लेकिन उनकी इंटेंट उनके कामों में एकदम क्लैरिटी के साथ दिखाई दी और बहुत ही सादा और सरल जीवन जीते हैं सर। उन पे कभी भी कोई मतलब 1 रुपए का भी करप्शन का कम से कम इल्जाम नहीं लगा सकता। तो ये सब बातें थी सर, ये सब भी बहुत बड़े फैक्टर रहे कि राजस्थान की जनता सर, जैसे एक होता है ना सर, आपने देखा होगा ना कि सेंटर में भी कई लोग अगर बीजेपी की सरकार से कोई कमी भी हो जाती है तो जो बीजेपी के वोटर्स हैं या जो हार्डकोर राष्ट्रवादी लोग हैं वो मोदी जी के बारे में नहीं सुनना चाहते सर।
वो एक बार बीजेपी के लिए सुनने को तैयार होते हैं, लेकिन वो मोदी जी के बारे में नहीं सुनना चाहते। उसी तरह उत्तर प्रदेश में कमियां होती हैं, लोग योगी जी के बारे में स्वीकार नहीं करते। उसी तरह से सही सर है। यहाँ पे भी मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जो हैं, उनकी कम से कम जो पर्सनल व्यक्तित्व है उसकी वजह से लोगों में मतलब कहीं जिसे कहते हैं ना एक असंतोष की मतलब कॉकरोच की बातें उनके ऊपर आ जाए कि भाई मतलब हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं, वो बात तो सही कह रहे हैं। वो वैसे ही इनको कॉकरोचों को समझ चुके थे और उसके बाद एक ऐसे मतलब राजस्थान के व्यक्ति को वो बदनाम करके और जिस तरह से वो उनका इस्तीफा आपने देखा होगा ना सर, आपको कहते थे आपको वीडियो भी चलाना सही नहीं समझते थे, लेकिन वो जिस तरह से ये वाला याद है ना सर आपको, आशुतोष रांका का वीडियो की ऐसे उंगली दिखा के हाँ, अपने से 30-35 साल बड़े व्यक्ति को बोल रहा था कि इस मदन दिलावर को मैं। सर ये सब हमारे राजस्थान में एक्सेप्टेबल नहीं है सर, ये कल्चरली बिल्कुल। एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे अगर कोई उम्र में बड़े भी हमसे आते हैं और अगर उनकी विचारधारा अलग हो, उनसे मैं तो कहता हूँ कि बनती भी नहीं हो, पारिवारिक संबंध भी नहीं हो, तो भी सर हम कभी इस तरह का यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट का कल्चर सर टॉलरेबल नहीं है सर। तो ये होना था सर और मुझे लगता है बहुत अच्छा इलाज हुआ है। तो ये तो इसके राजस्थान की कुल अलावा मिला के बात है सर। इसके अलावा जब ये बात खुल ही गई है कि ये अरविंद केजरीवाल के चेले चपाटे हैं जी जी और अरविंद केजरीवाल क्यों खार खाए हुए हैं मोदी और अमित शाह से, ये सब जानते हैं। जो गाली गलौज करवाई गई वहाँ जंतर मंतर पर, वो सबने देखा है। किसके कहने पर ये सब हुआ है, कौन लोग थे और वो लड़कियां एक्चुअल में किससे एफिलिएटेड थी, ये भी सबकी समझ में आ गया है कि ये गंदगी जो है ये कहाँ से शुरू हुई है और मोदी जी के प्रति इस तरह की गालियां कौन निकलवा सकता है, किसने ये सब डिजाइन किया है, ये भी अब लोगों की समझ में आ गया है। तो इसलिए भी लोगों का गुस्सा जो है वो निकल रहा है इन लोगों पे। और मुझे ऐसा लगता है, जो बात हमने एक बार डिस्कशन में कही थी, कि दिवाली से पहले जो घर की साफ सफाई होती है ना, कूड़ा करकट, तिलचट्टे, मच्छर मक्खी, रंगाई पुताई, मुझे लगता है कि दिवाली से पहले पहले इनका इंतजाम हो जाएगा। सर एक नई चीज और निकल के आई है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो जरा आप इसको स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। इस ट्वीट में 3 फोटोज डाली हैं सर मैंने। ये जो परसों जो ये नई इंफॉर्मेशन है सर, ये परसों जो जयपुर में धुलाई हुई थी कॉकरोचों की, तो ये सर यहाँ पे इन गुंडों के साथ कांग्रेस के गुंडे भी आए थे सर। ये यूथ कांग्रेस का बड़ा लीडर है यहाँ का, हंसराज शर्मा। और इसकी गाड़ी को तोड़ ताड़ के वहां से भागे थे, तो उन नंबर से पता चला और वो दिख गया है कि कौन था। आपके पास आ जाए तो एक बार ये दिखा दूं सर मैं, अगर सही लगे तो ये सर इसमें बेसिकली क्या है कि जो गाड़ी दिखाई दे रही है, नहीं सर ये वीडियो नहीं है, ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मैंने। बट ये जो गाड़ी दिखाई दे रही है बेसिकली ये यही गाड़ी है सर। उन नंबर से देखेंगे दर्शक तो उनको समझ में आ जाएगा। और ये जो व्यक्ति है सर, आप इसकी अगली फोटो लगाएंगे तो उसकी डिटेल भी मैंने दे दी है। ये सर जो है कांग्रेस का नेता है सर, यहाँ का छात्र नेता। तो ये भी सर कॉकरोचों के साथ कॉकरोच बन के ही वहां पे पहुंचे थे। तो मुझे लगता है सर कि लोगों को इस बात को भी समझने में, जो हम लोग वैसे भी लगातार बात करते रहे हैं, कोई संशय नहीं होना चाहिए सर कि कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ अरविंद केजरीवाल की ही नहीं, पीछे से अपनी जो लॉस्ट रेप्यूटेशन है उसके मतलब जीरो क्रेडिबिलिटी जो है कांग्रेस की, पीछे से वो स्ट्रिंग्स वही पुल कर रहे हैं सर, ताकि उनकी भी दुकान चल सके या वो किसी तरह से मोदी जी को हार्म कर सकें और देश को बदनाम कर सकें। मुझे इसमें भी कोई संशय नहीं है सर कि ये जो 5 सितंबर को इन्होंने पर्टिकुलरली जो चूज किया है, वो मैं समझता हूं कि इसीलिए किया है क्योंकि उसके करीब रफली 10 दिन के बाद इंडिया में ब्रिक्स समिट होने वाला है सर। तो आपको ध्यान होगा कि अपन कुछ समय पहले चर्चा कर ही रहे थे कि एक बार जब ट्रंप की यहाँ पे विजिट होने वाली थी, तो दिल्ली राइट्स, जब अपन ताहिर हुसैन के बारे में बात कर रहे थे सर, तो अपन ने इस बारे में चर्चा करी थी। तो इन लोग का वही पैटर्न है सर
कि कैसे देश की बदनामी करनी है, कैसे समय चूज करना है, पीछे से कैसे पुश देना है। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि किसी को भी इस बात में संशय नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है सर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर। और बिल्कुल। दूसरा सर, मैं मुझे लगता है कि एक ये भी समझना पड़ेगा कि अब शायद वो समय आ चुका है सर कि जैसा कि एक दो दिन पहले मैं आपके शो पे कह रहा था सर कि मोदी जी और अमित शाह जी जो हैं अपना धैर्य इसलिए भी रखते हैं कि जनता में एक माहौल तैयार हो जाए सर। तो अब यदि अगर ये इंडिया गेट पे इस तरह की हरकत करते हैं तो मुझे लगता है कि जो हमने पहले जंतर मंतर पे देखा था वो नहीं, बल्कि जो जयपुर में हुआ शायद संभवतः वैसा कुछ होते हुए दिखेगा सर, और होना भी वही चाहिए सर। इनको संभवतः अब जयपुर, राजस्थान या महाराष्ट्र उतना सुरक्षित नहीं लग रहा है, इसलिए ये लोग दिल्ली आ गए हैं। और क्यों सुरक्षित नहीं लग रहा है, मैंने कुछ सर्च किया था। ये अभिजीत दीपके के खिलाफ लातूर में मुकदमा दर्ज हुआ है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत के धारा 132 सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के लिए या हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, धारा 329(3) अनधिकृत अवैध प्रवेश और धारा 351(2) आपराधिक धमकी देना, धारा 352 आपराधिक मानहानि। और ये स्कूल ठीक करो अभियान के तहत ये जिला परिषद उर्दू स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर इन्होंने शिक्षकों को निलंबित कराने की धमकी दी। इसके अलावा स्कूल को बदनाम करने का भी आरोप इनके ऊपर लगा है, क्योंकि इन्होंने वहाँ वीडियो वगैरह बनाई। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो फैजान अंसारी है, पुणे और औरंगाबाद में समर्थकों से हमला करवाने के आरोप में भी उसने शिकायत दर्ज करवाई है। आशुतोष रंका जो सह संयोजक है सीजेपी का, तो ये शिवदासपुरा थाना, जयपुर दक्षिण राजस्थान। और धाराएं क्या हैं? SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगी हैं। भारतीय न्याय संहिता की धाराएं स्वैच्छिक चोट पहुंचाना, गलत तरीके से रोकना, गैर कानूनी जमावड़ा, शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना। और ये कांड इस एफआईआर में लिखा गया है कि रामपुरा कंवरपुर गांव के स्कूल निरीक्षण विवाद के दौरान स्थानीय ग्रामीणों से हुई झड़प में आशुतोष रंका और पार्टी के 50-60 कार्यकर्ताओं पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने, बदसलूकी और मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। सीजेपी टीम की ओर से भी यहाँ पर एक मामला दर्ज किया गया है और ये कहा है कि साहब हम पर अटैक हुआ है, गलत तरीके से हमें रोकने की कोशिश की गई है और 20,000 से 1 लाख तक का नुकसान, मतलब गाड़ियों के शीशे वीशे टूटे तो उनको लगा कि 1 लाख रुपए तक का तो बनता ही है। ये सीजेपी कार्यकर्ता है रेखा शर्मा। तो ये मामले जो हैं दर्ज हुए हैं इनके खिलाफ। तो ये अब घबरा गए हैं कि आप, और जोधपुर का अभी मुझे पता नहीं है कि वहाँ पर क्या मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन जयपुर का तो कम से कम ये पता लग ही गया और लातूर महाराष्ट्र का भी पता लग गया है कि वहाँ किन धाराओं में मामले दर्ज हुए हैं। सर कल जो है मैं आपको वो बता रहा था, अगर आपको ध्यान हो, कि जो हमारे एमएलए साहब हैं वो किस तरह की बातें कर रहे थे सर। तो सर मैं चाहता हूं कि आपको मैं ये वीडियो भेज देता हूं सर, छोटा सा है एकदम। ये वीडियो आप दिखाइए सर दर्शकों को, फिर मैं समझाता हूं कि चक्कर क्या है सर। ये एमएलए साहब जो हैं ये क्या बोल रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्युएंसी के तिलचट्टों के बारे में। जरूर, इसको लेते हैं स्क्रीन पर और स्क्रीन पर सर लेकर के इसको प्ले करते हैं।
सर। कुछ लोगों को एक गलतफहमी होती है ना सर कि बीजेपी इलाज क्यों नहीं कर रही तिलचट्टों का। की मर्यादा सुधारे, अपने आप को ये धमकियां वमकियां देना बंद करे। मुख्यमंत्री जी को कभी धमकी देते हैं, कभी 48 घंटे का अल्टीमेटम देके, हमने बहुत देखी ऐसी कॉकरोच पार्टियां। पहले सुधारा और आगे अगर हिम्मत करोगे तो आगे भी सुधार देंगे। व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लगे हुए हैं, बच्चों के विकास के लिए हम लगे हुए हैं। 60 स्कूलें बगरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने तैयार किए, अच्छे डोम बनाए, अच्छी लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है। आप आए थे क्या उसको ठीक कराने के लिए? आप तो आज आए हो जो सोशल मीडिया से एक पार्टी के अंदर फॉलोअर्स बढ़ा के आप गांव की आस्था को चोट पहुंचाना चाहते हो। हमारे धर्म को, राम मंदिर जैसे मंदिर के अंदर आप जूते चप्पल लेके घुस गए, महिलाओं को धमकाते हो, तो ये कौन सा सुधार है? ये मेरे को लगता नहीं कि आपकी मानसिकता ठीक है। केवल आप पॉपुलरिटी पाने के लिए और अपने आप को राजस्थान में स्थापित किसी न किसी तरीके से हो, ये एजेंडा है इनका और ये एजेंडा यहाँ पे। तो सर मैं एक्चुअली इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना चाह रहा था कि देखिए सर, ये भी बीजेपी के ही नेता हैं और जो लोग बीजेपी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कह रहे हैं कि बीजेपी ये अभी तक क्यों नहीं कर रही, वो वही करते हुए दिख रहे थे। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि नेता ऐसा करता ही तब है जब उसे ये समझ में आ जाता है कि जनता हमसे ये चाहती है सर। और या फिर जो मतलब जो परिपक्व नेता होते हैं मोदी जी जैसे, वो थोड़ा धैर्य रखते हैं कि जनता कब ऐसा चाहने लगे तो हम ऐसा करें या कहें सर। तो एक बात तो सर ये है कि ये समझना पड़ेगा कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एमएलए हैं जहां पे ये घटना हुई, लेकिन ये माहौल अब सब जगह है सर। अब सर मैं एक दूसरी चीज दिखाना चाहूंगा। एक मैंने आपको फोटो देखी है, भेजी है, जिसका जो इन लोगों ने आज लेटर जारी करा है कि ये 5 सितंबर को जो करने वाले हैं उसका एक लेटर जारी किया है सर। उसकी भी फोटो देख भेजी है सर। अगर उसको आप स्क्रीन पे लें सर एक बार, तो मैं उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने सर अभी पकड़ी, तो मैंने सोचा एक बार बताऊंगा आपके दर्शकों को। शाम को मैं पढ़ रहा था तो ऐसे ही मैंने कभी इनके लेटर हेड पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जरूर जरूर। लेकिन पहली बार इनके लेटर हेड पे थोड़ा ढंग से ध्यान दिया तो मैंने सोचा आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ सर। सर इसमें अगर आप ऊपर थोड़ा जो इनका लेटर हेड है ना, अगर उस पर थोड़ा सा जूम पॉसिबल है क्या सर? जूम तो शायद नहीं हो पाएगा। नहीं, वैसे दिख जाएगा सर, आपके गेस्ट को दिख जाएगा। सर मैं एक काम करता हूँ, 1 सेकंड सर, मैं 1 सेकंड लगेगा सर मुझे बस। मैं आपको ये भेज रहा हूँ इतने से पार्ट को, आप बस ये दिखा देना सर। ये वो पार्ट है जो ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर में सर जो दिखाई दे रहा है ना हमें सर, लेटर हेड के जो राइट हैंड साइड में हमें दिखाई दे रहा है वो पार्ट है जिसमें इनके सोशल मीडिया एड्रेसेस वगैरह लिखे हुए हैं सर। अब आप देखिए सर कि ये जो है सर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे अगर ठीक से, तो इनका जो YouTube का जो एड्रेस लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सर कि @cockroachrevolution2029। भाई तुम तो कहते हो कि तुम कोई पॉलिटिकल पर्पस से इस गेम में हो ही नहीं, तो ये 2029 का कौन सा रेवोल्यूशन कर रहे हो भाई? तुम तो अभी यहाँ पे भी कह रहे थे हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है। तो ये 2029 तक का शिक्षा का कोई विजन रखा है क्या, या 2029 में कुछ और होने वाला है? 2029 में तो लोकसभा का चुनाव होने वाला है ना सर। तो क्या ये सोच रहे हैं कि जनता इतनी बेवकूफ है कि ये इस तरह के जो सटल मैसेजिंग है वो भी जनता नहीं समझ सकती? तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा मतलब, मैं सोच रहा था सर कि ये रांका वांका कम से कम वो तो डफर ही है सर, वो बॉस्टन ड्रॉप आउट जो है अभिजीत दीप के, सौरभ दास का तो अभी तक उसके कितने बाप हैं यही नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन ये जो आशुतोष रांका है सर, इसका कम से कम ये तो है सर कि आईआईटी और इन सब जगहों से पढ़ा हुआ है, एलएसई वगैरह से। तो मैंने सोचा था इतना दिमाग होगा सर कि अपने आप को इतनी बुरी तरह से एक्सपोज नहीं कर देंगे ये लोग। तो लगातार सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है ये काफी, मतलब जिसे कहते हैं ना सर, ये जो इमेच्योर इनएक्सपीरियंस्ड बच्चे टाइप के होते हैं
जो अगर थोड़ा सा उनको ये लगने लग जाता है कि यार हम हार रहे हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, तो फ्रस्ट्रेट होकर अजीब सी चीजें करने लग जाते हैं। मुझे लगता है सर कि ये जो इनने 5 सितंबर का ये दिल्ली वाली प्लानिंग कर ली अपनी पॉलिटिकल बैकिंग की वजह से, ये इनने सर जिस तरह का अभी माहौल हो गया है इनके अगेंस्ट, इनने गलती करी है सर, इनने गलती करी है। और पुलिस मुख्यालय तक क्यों मार्च निकाल रहे हैं, ये समझ से बाहर की बात है। वो सर राहुल जी सपोर्ट देंगे ना सर, कि पुलिस एट्रोसिटीज जो हुई कॉकरोचों के ऊपर, उसका माहौल जो पैरेलली है वो राहुल जी बना रहे हैं सर। पुलिस थाने में जाके बैठते हैं, वहां पे ड्रामेबाजी, तो वो मोर्चा जो है वो सर राहुल जी ने उनके लिए संभाल ही रखा है। तो आप देखिए ना सर कि पैटर्न, मुझे तो लगता है सर पैटर्न बड़ा क्लियर है कि एक तरफ से मतलब राहुल इनके सामने डायरेक्ट इनके साथ बस चल नहीं रहे, लेकिन कर वही रहे हैं। एक व्यक्ति, एक एक जो ग्रुप है वो पुलिस के अगेंस्ट माहौल बनाता है, दूसरा बोलता है कि मैं पुलिस तक मार्च करूंगा। जिस तरह से 20 जुलाई को हो रहा था, एक कह रहा था कि मैं संसद तक मार्च करूंगा, और एक ने संसद में ऐसा अराजकता का माहौल बना रखा था कि संसद तो चलने नहीं देंगे। तो सर इनके ये जो कोल्यूजन है ना इन सब लोगों का, ये जो एंटी नेशनल, मतलब मुझे तो सर अब एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ साथ ये कांग्रेस और ये जो बाकी लोग हैं इनको भी एंटी नेशनल पार्टीज कहने का मन करने लगा है। मतलब जिस तरह से इनने अपने एक बेसिक, मतलब ऑनेस्टली सर मुझे ऐसा लगता था काफी समय से, मैं सर आपको सही बताऊं, मैं वाकई में ऐसा मानता था। और मैं हमेशा, मतलब जैसे इन लोगों के बारे में जब पॉलिटिकल विश्लेषण वगैरह भी होता था तो मैं हमेशा कहता था, और अभी भी मैं एक एक्सटेंट तक मानता हूं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है सर, कम से कम इसके पास एक राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव है सर। ये जो बाकी, मतलब मुझे इनसे तो ये ममता बनर्जी और स्टालिन और अखिलेश टाइप के लोगों से तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है सर, क्योंकि इनका वो सर्वाइवल सिर्फ एक स्टेट का है। ये खत्म हुए तो मतलब ये अपने आप को, जैसे आपने देखा ही होगा ना सर, अब तो सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भी जिस तरह से खालिस्तान वगैरह से फंडिंग ली और इस तरह की बातें उसने वहां पे करी, और ममता ने जो बांग्लादेशी एक्सट्रीमिस्ट के साथ जिस तरह से कोल्यूजन करा, तो सर इन लोगों से तो मुझे, और सर वहां पे बॉर्डर की लैंड नहीं दे रही थी अक्वायर करके, शुवेंदु जी ने एक दिन में आके दे दी। तो ये लोग तो सर मतलब अपनी जिसे कहते हैं सत्ता बचाने के लिए ये किसी भी दिन सर मतलब देश विरोधी ताकतों के लिए के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए मुझे लगता था सर कि एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है, कम से कम आपने सेंटर में काम किया है इतने वर्षों तक, और ठीक है अभी आपके पास सेंटर में सरकार नहीं है लेकिन कई स्टेट्स में है, तो इतनी मेच्योरिटी तो होगी कि मतलब एकदम देश बेचने पे ही नहीं आ जाओ, या मतलब देश को गिरवी, मतलब देश की सुरक्षा को गिरवी रखने पे नहीं आ जाओ अपनी सत्ता के लिए। लेकिन सर ये जो होते हुए देख रहा है ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है सर, और मुझे ऐसा लगता है कि जनता को भी धीरे धीरे इसका आभास हो रहा है, इनकी जो साख जिसे कहते हैं सर, ये एकदम ही खत्म होते जा रही है। और मैं जरा दर्शकों को ये बता दूं कि इनकी मांग क्या है, जिसको लेकर के ये 5 सितंबर को दिल्ली में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं इंडिया गेट से पुलिस मुख्यालय तक। इनका कहना ये है कि 25 जुलाई को किए गए वायदों की पूर्ति करे सरकार। नीट परीक्षा विवाद और अन्य मुद्दों पर हुए प्रदर्शन के दौरान सरकार ने जो आश्वासन दिए थे, अब तक पूरे नहीं किए हैं। जो केस हैं, एफआईआर हैं, वो वापस ले सरकार। और छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए थे, एफआईआर दर्ज हुई थी, बिना शर्त तुरंत रद्द करें। पीड़ित परिवारों को न्याय और मुआवजा, नीट परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं और मानसिक तनाव के कारण जान गंवाने वाले छात्र और पुलिस कार्रवाई से प्रभावित पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा और पूर्ण न्याय दिया जाए। और आखिरी, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता हो। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट, सीबीएसई, ऑन स्क्रीन मार्किंग आदि में गड़बड़ियों और पेपर लीक को पूरी तरह रोकने के लिए ठोस संस्थागत सुधार लागू किए जाएं। पर ये तो प्राइमरी स्कूलों में जाकर के वीडियो बना रहे थे। देखिए सर, मैं एक्चुअली, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक थोड़ी सी दुर्भाग्यपूर्ण बात तो है कि जो बीजेपी है सर, वो एक, उनके बारे में एक कहावत है सर कि
डिजास्टर एट परसेप्शन। और ये जो लुटियंस इकोसिस्टम है ना सर, इनके बारे में कहा जाता है कि मास्टर ऑफ डिसेप्शन। तो सर ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जैसे कि मैंने अभी सर आपके दर्शकों के सामने मदन दिलावर जी के ही आंकड़े रखे सर, हाँ। इस बात में तो कोई डाउट है ही नहीं कि मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा ही स्कोप रहता है और रहेगा। लेकिन ये कहना कि शिक्षा व्यवस्था में कोई चेंजेस ही नहीं हुए और इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, ये बिल्कुल बेवकूफी की बातें हैं सर। बहुत चेंज हुआ है और लगातार उसमें काम किया जा रहा है। लेकिन सर वो मुझे लगता है जनता तक पहुंचना चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जितनी हमारी अपेक्षा थी उतना नहीं हुआ। भाई मतलब सर, मतलब मैं तो बड़ा सिंपल मानता हूं कि मोदी जी आफ्टर ऑल हैं तो एक इंसान ना सर, कोई भगवान थोड़ी है कि कोई वो कुछ घुमा दिया और पूरी दुनिया या विश्व बदल गया। तो हो सकता है सर 90% सेक्टर्स में अच्छा काम हुआ है, 10 सेक्टर्स में शायद कुछ और स्कोप की जरूरत होगी। लेकिन सर फिर भी जो किया है उसका परसेप्शन और बेहतर हो सकता था, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। तो ये सब बातें हैं सर, और इसीलिए शायद ये लोग मतलब जैसे ये जो मैं आपको सही बता रहा हूं सर कि ये जिस चीजों की बातें कर रहे हैं, मैं एकदम फैक्ट्स के साथ और तथ्य के साथ प्रूव कर सकता हूं कि इस डायरेक्शन में ऑलरेडी काम हुआ है। तो मतलब ये तो बस सर वो चीजें कह रहे हैं जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि भाई सरकारी व्यवस्था तो ऐसी होती ही है जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। अरे भाई कैसे नहीं होती ट्रांसपेरेंसी? और तुम ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहे हो तो किस तरह की ट्रांसपेरेंसी ला रहे हो, बताओ जरा। दिखाओ, मतलब तुम्हारा प्रपोजल क्या है कि क्या नहीं हो रहा और तुम क्या कर दोगे, ये तो बताओ। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने मतलब एक पारदर्शिता जैसा मतलब एक ग्लोरिफाइड वर्ड यूज कर लिया तो इसका मतलब आप ग्रेट हो गए। यू ऑल्सो हैव टू प्रपोज कि क्या गलती है और तुम उसको कैसे बेहतर करोगे। तो ये है सर कि वो जो सोशल मीडिया पॉपुलिस्ट एटीट्यूड होता है ना सर, कि हम वो कहेंगे जिसके लिए जनता को लगे कि यार वाह क्या बात कही है यार, ये बदलेंगे व्यवस्था। अब जैसे मैं आपको बताऊं सर, कल का इनका एक ट्वीट है सर, मतलब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल जो ट्विटर पेज है सर, इनका एक ट्वीट है, उसमें ये कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मस्ट रिजाइन, और हैशटैग करके लिखा हुआ है सर इन्फ्लेशन। अब इसकी सच्चाई क्या है सर कि 2010 में भारत में 11.99 थी सर इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की दर, और आज क्या है 4%। दुनिया में सबसे कम सर, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में। तो ये मतलब आप मांग भी रहे हो अगर निर्मला सीतारमण का इस्तीफा, तो तर्क गलत है, कम से कम आपका तर्क टोटली गलत है। भाई आप ये बता दो कि निर्मला जी ने क्या कमी कर दी और ये बता दो वो क्या बेहतर कर सकती थी। ये क्या कह रहे हो भाई हैशटैग इन्फ्लेशन? महंगाई पे तो जो उसने काम किया है निर्मला सीतारमण जी ने, वो इस दुनिया के किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं किया। कोविड से निकले, इतने बड़े बड़े ग्लोबल क्राइसिस से निकले, फिर भी महंगाई दर को कंट्रोल में रखा। तो बस क्योंकि मतलब आप सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी के हिसाब से आप ये, क्योंकि सर कई लोगों में होता है ना सर, आप देखेंगे कि ये कितना भी डेवलप्ड नेशन हो जाए सर, आपका म्यूट पे है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तब के वित्त मंत्री ने, जब इन्फ्लेशन रेट जो है वो 10-11% पहुंच गया था, उसने इस्तीफा दिया था क्या? या उससे पहले किसी बेशर्म आदमी ने दिया हो? हाँ। कोई शर्मदार आदमी रहा हो जिसने इस्तीफे दिए हों? मुझे लगता ये है इन लोगों को इस बात का आभास है कि भई अब संगठन में इतने बड़े बदलाव हुए हैं, हम्म। तो मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा। और चूँकि ये मीडिया में तमाम तरह की बातें चल रही थी कि निर्मला सीतारमण की जगह वो जो रिज़र्व बैंक के गवर्नर रहे हैं, उनको वित्त मंत्री बनाएँगे मोदी जी। अब ये चंडूखानी की मीडिया में चलती रहती हैं, किसी को कुछ पता-सता तो होता नहीं है। तो इसलिए इन लोगों को लगा कि अगर निर्मला सीतारमण का विभाग बदला जाए या तो उनको हम हटाया जाए, कहेंगे कि तो हमने फिर करवाया हम है। अपनी पीठ थपथपाएँगे कि देखो हमने इस्तीफ़ा माँगा था बस और वही ये खेल है मोदी सर, जी ने। बिल्कुल यही हाँ, खेल है सर, बिल्कुल यही हुँ। खेल है। मतलब सर कोई तो तर्क होना चाहिए सर। आप अच्छा किसी दिन भी सर, अच्छा आप कह रहे हो कि आप पॉलिटिकल नहीं हो, आप ट्वीट्स के नाम पे ये करते रहते हो कि मतलब रिमूव बीजेपी, माइनस बीजेपी, ग्रेट इंडिया और ये और वो, मतलब इंडिया विल बी ग्रेट अगर आप बीजेपी को माइनस कर दो। हाँ, तो बीजेपी को माइनस करके किसको लाना चाहते हो भाई? और वो कैसे बेटर है वो भी बता दो जरा।
तो सर कांग्रेस रूल स्टेट्स में आप कहीं भी जाते नहीं, सब जगह बीजेपी स्टेट्स में ही जाके, तो सर ये तो कंप्लीटली एक्सपोज हो चुके हैं सर। ये हाँ, जैसे हाँ, बिल्कुल। आपको वो समय याद है ना सर कि एक दिल्ली में जब ये शीश महल वगैरह का कांड काफी ओपन हो चुका था और ये अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके थे, तो सर उसके बाद भी एक नौटंकी इस तरह की चल रही थी कि मैं कट्टर ईमानदार को इस फासिस्ट बीजेपी ने जेल में डाल दिया है। तो ये लोग अब सर वो उसी मोड में आ चुके हैं। इन्हें अच्छी तरह सही। पता है कि दे स्टैंड कंप्लीटली एक्सपोज्ड, लेकिन अब वो जो एक अपना ब्लूप्रिंट बना के रखा हुआ था, बस वो चलते जा रहा है क्योंकि आप मुद्दा विहीन हो। बहुत बहुत धन्यवाद एकलव्य जी, आप जुड़े, इतना समय दिया और महत्वपूर्ण इशू पर अपडेट दिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। प्रणाम सर, जय श्री राम। जय श्री राम।